नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। आपके साथ मैं प्रज्ञा तिवारी। वीआईपी विशेष में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को नोटिस भेजा है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का ईडी को नोटिस, अरविंद केजरीवाल की याचिका पर नोटिस किया जारी। ईडी को 24 अप्रैल से पहले अपना जवाब दाखिल करने को कहा। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया केजरीवाल को चुनाव प्रचार से वंचित करने के लिए गिरफ्तारी की गई थी। वहीं केजरीवाल से मिले पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान। केजरीवाल से मुलाकात के बाद दिया बयान, सीएम केजरीवाल के साथ हो रहा गलत व्यवहार, आप बहुत बड़ी शक्ति बनकर उभरेगी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया है। अरविंद केजरीवाल की याचिका पर नोटिस जारी किया गया है। ईडी को 24 अप्रैल से पहले अपना जवाब दाखिल करने को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया केजरीवाल को चुनाव प्रचार से वंचित करने के लिए गिरफ्तार किया गया था। वहीं आज केजरीवाल से पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान मिलने पहुंचे। मुलाकात के बाद उन्होंने कहा केजरीवाल के साथ हो रहा गलत व्यवहार। इसके साथ ही भगवंत मान ने कहा कि आप बहुत बड़ी शक्ति बनकर उभरेगी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उस याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया है जिसमें उन्होंने ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी और उसके बाद उत्पाद शुल्क नीति मामले में रिमांड की चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को 24 अप्रैल या उससे पहले अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उन्हें चुनाव प्रचार से वंचित करने के लिए गिरफ्तारी की गई थी। वहीं तिहाड़ जेल में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री और आप नेता भगवंत मान ने कहा कि आमने सामने बात नहीं हुई, शीशा लगा हुआ था और हम एक दूसरे से फोन पर बात कर रहे थे। अरविंद केजरीवाल जो एक कट्टर ईमानदार है, जिन्हें पारदर्शिता की राजनीति शुरू की है, भाजपा की राजनीति खत्म की, उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल एक सोच का नाम है। व्यक्ति को तो गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन सोच को आप कैसे गिरफ्तार करेंगे। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया है। अरविंद केजरीवाल की याचिका पर नोटिस जारी किया गया है। ईडी को 24 अप्रैल से अपना जवाब दाखिल करने को कहा। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि केजरीवाल को चुनाव प्रचार से वंचित करने के लिए गिरफ्तारी की गई थी। वहीं आज तिहाड़ जेल में सीएम केजरीवाल से मिलने पहुंचे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान। उन्होंने मुलाकात के बाद कहा कि केजरीवाल से सिर्फ उन्होंने फोन पर बात की और शीशे से एक दूसरे को देखा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सीएम केजरीवाल के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है, आप बहुत बड़ी शक्ति बनकर उभरेगी। आपको बता दें कि केजरीवाल की गिरफ्तारी मामले में एक नया मोड़ आया है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया है। अरविंद केजरीवाल की याचिका पर नोटिस किया गया जारी। ईडी को 24 अप्रैल से पहले अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि केजरीवाल को चुनाव प्रचार से वंचित करने के लिए गिरफ्तारी की गई थी। वहीं तिहाड़ जेल में केजरीवाल से मिलने पहुंचे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान। केजरीवाल से मुलाकात के बाद दिया बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि सीएम केजरीवाल के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है, आम आदमी पार्टी बहुत बड़ी शक्ति बनकर उभरेगी। ट्रायल कोर्ट ने केजरीवाल की कस्टडी 23 अप्रैल तक बढ़ाई। सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी के खिलाफ नहीं सुनी अर्जी, कहा 29 अप्रैल से पहले तारीख नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया है जिसमें उन्होंने ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी और उसके बाद उस उत्पाद शुल्क नीति मामले में उनको रिमांड की चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को 24 अप्रैल या उससे पहले अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उन्हें चुनाव प्रचार से वंचित करने के लिए गिरफ्तारी की गई।
वहीं तिहाड़ जेल में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करने पहुंचे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि आमने सामने बात नहीं, शीशा लगा हुआ था, हम एक दूसरे से फोन पर बात कर रहे थे। अरविंद केजरीवाल जो एक कट्टर ईमानदार है, जिसने पारदर्शिता की राजनीति शुरू की और भाजपा की राजनीति खत्म की, उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। राजनीति खत्म की, उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल एक सोच है, आप व्यक्ति को तो गिरफ्तार कर सकते हैं, एक सोच को कैसे गिरफ्तार कर पाएंगे। मान ने कहा कि आप एक व्यक्ति को तो गिरफ्तार कर सकते, एक सोच को कैसे गिरफ्तार कर पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का ईडी को नोटिस, अरविंद केजरीवाल की याचिका पर नोटिस किया जारी। ईडी को 24 अप्रैल से पहले अपना जवाब दाखिल करने को कहा। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया, चुनाव प्रचार से वंचित करने के लिए केजरीवाल की गिरफ्तारी की गई थी। वहीं आज पंजाब के मुख्यमंत्री और आप नेता भगवंत मान मुख्यमंत्री केजरीवाल से मिलने पहुंचे। मुलाकात के बाद उन्होंने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सीएम केजरीवाल के साथ गलत व्यवहार हो रहा है, हम आमने सामने थे, लेकिन हमारी बात फोन पर हुई। इसके साथ ही मान ने कहा कि आम आदमी पार्टी बहुत बड़ी शक्ति बनकर उभरेगी। आपको बता दें कि केजरीवाल की गिरफ्तारी में बड़ा मोड़ आया है, एक नया मोड़ आया है। सुप्रीम कोर्ट का ईडी को नोटिस, अरविंद केजरीवाल की याचिका पर नोटिस जारी की गई है। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर तुर्केश काजी जी जुड़ चुके हैं और ग्वालियर से दिव्यानंद अरगल जी जुड़ चुके हैं। दुर्गेश जी, केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया है और कहा है कि 24 अप्रैल तक वो अपना जवाब दाखिल करे। क्या 24 अप्रैल को केजरीवाल को बड़ी राहत मिल सकती है और रिपोर्ट में जो ईडी सौंपेगी उसमें क्या कुछ हो सकता है? देखिए, अरविंद केजरीवाल ने अपनी जो गिरफ्तारी थी उसको हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और सुप्रीम कोर्ट में तो उनके वकील थे अभिषेक मनु सिंघवी, वो 19 अप्रैल को सुनवाई करने की बात कह रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने जिससे साफ मना कर दिया और कहा कि 29 अप्रैल को ही उनकी जो कार्रवाई होगी वो लिस्ट होगी, उसी दिन सुनवाई होगी। उससे पहले जो है 24 अप्रैल के लिए उन्होंने जो प्रवर्तन निदेशालय है उनको नोटिस जारी कर दिया है और अपना जवाब देने की बात कही है। ये जो राउज एवेन्यू कोर्ट है उसमें भी आज उनका रिमांड 15 दिन का जो न्यायिक रिमांड था जो खत्म हो रहा था तो 23 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है। तो अरविंद केजरीवाल को जो दोनों कोर्ट हैं उनसे कोई राहत नहीं मिली है। तो अभिषेक मनु सिंह जो है ये आरोप लगाया भारतीय जनता पार्टी पर कि भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल को प्रचार करने से रोकने के लिए तमाम हथकंडे अपना रही है, ईडी सीबीआई का उपयोग कर रही है। इसी वजह से जो है अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। जी, जैसे कि आपने बताया कि मनु सिंघवी ने कहा है कि प्रचार करने से रोका जा रहा है केजरीवाल को, जिसके चलते उनकी गिरफ्तारी की गई है। क्या ऐसा है, क्या बीजेपी डर गई है कि आम आदमी पार्टी से, कि आम आदमी पार्टी का इतना दबदबा रहा है दिल्ली में जिसके चलते उन्होंने गिरफ्तारी कराई? इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जो गिरफ्तारी होती है वो एक संवैधानिक प्रक्रिया होती है, क्योंकि गिरफ्तारी की जो प्रक्रिया 10वें समन पर जो प्रक्रिया शुरू हुई अरविंद केजरीवाल की, जब अरविंद केजरीवाल को पहला समन गया था नवंबर महीने 2023 में, तब कोई इलेक्शन डिक्लेयर नहीं हुए थे। चुनाव जो है मार्च महीने में आके डिक्लेयर होते हैं। अगर वो कट्टर ईमानदार होते तो पहले समन पर ही पेश हो जाते, परंतु कोई ना कोई ऐसा कारण रहा कि ईडी से बचते बचाते नजर आए। कभी ईडी के खिलाफ वो माननीय न्यायालय का करते थे, कहते थे कि उन्होंने समन जारी किया है वो गलत जारी है, वो गैर कानूनी है।
तो बहुत सी कोशिशें की अरविंद केजरीवाल ने। देखिए, कानून अपना काम करता है। कहीं ना कहीं जो शराब नीति बनाई गई वो केजरीवाल सरकार है, उस सरकार द्वारा बनाई गई। उसमें 5% की जगह 12% जो कमीशन है वो ठेकेदारों को देने की बात कही गई। उसमें बहुत बड़ी जो फीस होती थी वो फीस भी ठेकेदारों की माफ करने की बात। कहीं ना कहीं अगर दाल में काला होता है तभी जो बात उठती है, कहीं आग लगती है तभी धुआं उठता है। तो प्रवर्तन निदेशालय लगभग पिछले 1.5-2 साल से ये इस पे कार्यवाही कर रहा है। मनीष सिसोदिया पिछले 1 साल से ज्यादा लंबे अरसे से जेल में बंद है। जी। तो जो संजय सिंह है वो भी 6 महीने के लगभग जो है जेल में रहे हैं, उनको जमानत मिल चुकी है। अब अरविंद केजरीवाल अब और जैसे अरविंद केजरीवाल ने पिछली पेशी में कहा था कि जो गोवा में जो मनी ट्रेल की बात हो रही है, जो इलेक्शन में खर्चे की बात हो रही है, तो वो आतिशी और सौरभ भारद्वाज देखते थे। तो कहीं ना कहीं जो है अरविंद केजरीवाल बचने का प्रयास भी करते नजर आए इसी बीच। और भारतीय जनता पार्टी की जो आप बात कही है, तो भारतीय जनता पार्टी हमलावर है। मोदी जी कहते हैं मैं किसी भी भ्रष्ट को बचने का अवसर नहीं दूंगा। उनकी भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। तो शायद इसी जो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के वजह से उन्होंने ईडी और सीबीआई को फ्री हैंड दे रखा। वहीं हमारे साथ दिव्यानंद अर्गल जी भी जुड़े हुए हैं। दिव्यानंद जी, आप क्या कुछ कहेंगे? क्या आपसे बीजेपी डरी हुई है? जी, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, हाई कोर्ट से उनको निराशा हाथ लगी थी। उसके बाद उनके जो एडवोकेट है अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी थी और सुप्रीम कोर्ट ने आज जो उस याचिका पर सुनवाई करते हुए ईडी को नोटिस भेजा है और उस नोटिस में ईडी से जवाब मांगा है कि 24 अप्रैल तक वो अपना नोटिस का जवाब दे। उसके बाद उसी नोटिस के जवाब पे लगभग क्या कहते हैं 27 अप्रैल तक वहां से अरविंद केजरीवाल से जवाब मांगा उनके वकील से और अगली सुनवाई 29 अप्रैल तक की है। हालांकि मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से अभिषेक मनु सिंघवी का बयान आया है इस पे कि बीजेपी डरी हुई है और अरविंद केजरीवाल को प्रचार करने से रोका जा रहा है, तो हालांकि ये है कि पिछले कई महीनों से मैं देख रहा हूँ कि लगातार समन जा रहे थे केजरीवाल को, लेकिन वो ईडी के समक्ष प्रस्तुत नहीं हो रहे थे। जब ईडी ने पुख्ता सबूत जुटाए और केजरीवाल को गिरफ्तार किया, तब से आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से बीजेपी सरकार पर हमलावर बनी हुई है। और भाई भगवंत मान आज मिले हुए थे केजरीवाल जी से और उनसे लगातार ये बात कह रही है, आम आदमी पार्टी लगातार ये बात कह रही है कि आप एक आदमी को गिरफ्तार कर सकते हैं, बल्कि उनकी सोच को गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। लगातार वो बीजेपी पर हमलावर होती जा रही है। जी, वही मेरा अगला सवाल ये है कि पंजाब के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिले, उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी एक बड़ी शक्ति के रूप में उभरेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सीएम केजरीवाल के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है। क्या बीजेपी वाकई में ईडी का दुरुपयोग कर रही है? दुर्गेश जी, देखिए, आज मुख्यमंत्री भगवंत मान की अरविंद केजरीवाल के साथ आधे घंटे के करीब जो है वो मीटिंग होती है और मीटिंग होती है, कहते हैं उसके बीच में शीशा लगा होता है जी। तो एक जो थर्ड ग्रेड क्रिमिनल होता है उस तरीके का अरविंद केजरीवाल के साथ व्यवहार किया जा रहा है, ऐसा भगवंत मान का कहना है। भगवंत मान ने कहा कि जब 4 जून को नतीजे घोषित होंगे तो आम आदमी पार्टी एक बड़ी शक्ति के रूप में भारत में उभरेगी। और अरविंद केजरीवाल एक कट्टर ईमानदार है, उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने फंसाया है, क्योंकि जो मनी ट्रेल है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ निकलती है, अरविंद केजरीवाल की तरफ 1 रुपया भी नहीं निकल रहा। सिर्फ और सिर्फ उन्हें प्रचार से रोकने के लिए ये सारा षड्यंत्र जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा, भारतीय जनता पार्टी द्वारा केजरीवाल से डरे हुए हैं मोदी, ये कहना है आम आदमी पार्टी के नेताओं का। देखिए, आम आदमी पार्टी की बात करूं तो गुजरात में भी जाकर उन्होंने प्रचार किया था, बहुत ज्यादा प्रचार किया था। शक्ति झोंकने के बाद नतीजा क्या निकला कि आम आदमी नहीं कर पाई। इसका करें तो हिमाचल में सभी सीटों पर उनकी जमानत जब्त हो गई है। उत्तर प्रदेश और अन्य प्रदेशों की बात करें तो आम आदमी पार्टी कहीं
उभरती नजर नहीं आ रही है। पंजाब और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकारें हैं और पंजाब के लोगों का हमेशा जो रुख रहा है तो देश की जो राजनीति होती है उससे विपरीत ही उनका रुख होता है। जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार होती थी तो पंजाब में अकाली दल को चुना जाता था। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है तो पंजाब में जो है वो कांग्रेस पार्टी को चुन लिया जाता है। तो पंजाब के लोग हमेशा जो है हवा के विपरीत ही चलते आए हैं। जुझारू किस्म के लोग हैं। आम आदमी पार्टी ने बदलाव की बात की थी जिसको देखते हुए पंजाब के लोगों ने बदलाव के लिए वोट दिया, पर अब जो है लोग काफी नाराज नजर आ रहे हैं आम आदमी पार्टी से। जी जी, पंजाब में आम आदमी पार्टी और बीजेपी कांग्रेस का माहौल है, जैसे कि राजनीतिक यही तीन राजनीतिक बड़ी पार्टियां मानी जा रही हैं इस टाइम पर। क्या पंजाब में आम आदमी पार्टी को लेकर कुछ माहौल देखने को मिल रहा है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की लहर चल रही है? देखिए, अभी तक पंजाब में किसी पार्टी की कोई लहर नहीं चल रही है। पंजाब में जो ट्रेडिशनल जो चुनाव होते थे उसमें कांग्रेस और श्रोमणी अकाली दल भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के बीच लड़ाई होती। अब आम आदमी पार्टी के आने के साथ ये गठबंधन जो है वो जो लड़ाई है वो क्यों ना हो जाती है, परंतु इस बार अगर बात करें तो श्रोमणी अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन भी टूट चुका है। इस वजह से जो चौकोनीय जो यहाँ पे मुकाबला होने जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस और अकाली दल के दिग्गज नेताओं को अपने साथ जोड़ दिया है। अपना कुनबा दिन ब दिन भारतीय जनता पार्टी बड़ा करने में लगी हुई है और अब ये देखने वाली बात होगी कि पंजाब की जनता जो है किसके पक्ष में वोट करती है। भारतीय जनता पार्टी को एक खमियाजा जरूर भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि जो किसान हैं वो गांव में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को घुसने नहीं दे रहे हैं। तो ये एक परेशानी का सबब बना हुआ है कि कांग्रेस माफ कीजिएगा भारतीय जनता पार्टी जो है वो किसानों का विरोध को कैसे हैंडल करेगी, कैसे पार पाएगी, कैसे उनको अपने साथ लेकर चलने में कामयाब होगी। क्योंकि अभी ये देखने वाली बात है कि श्रोमणी अकाली दल ने जो है 7 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं और कांग्रेस पार्टी 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े कर चुकी है और आम आदमी पार्टी ने 9 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं, जिसमें जो सुशील कुमार रिंकू जालंधर से थे वो सीट अनाउंस होने के बाद भी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के पाले में पहुंच गए हैं और वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। तो माहौल जो है अभी किसी पार्टी के पक्ष में नहीं है और पंजाब में सबसे अंतिम चरण में चुनाव होने हैं, इसीलिए यहाँ चुनावों की इतनी गतिविधियां अभी शुरू भी नहीं हुई हैं। अभी पार्टियां अपने अपने मैनिफेस्टो बनाने में लगी हुई हैं। पार्टियां जो है अभी अपने उम्मीदवारों की जो कमेटी उन्होंने बना रखी होती है, पॉलिटिकल अफेयर कमेटी, जो उसमें उनका नाम शॉर्ट लिस्ट करने में लगी हुई है। अभी गतिविधियां 2-4 दिन में बढ़ने के आसार हैं, उसके बाद ही हवा किस रूप को चलती है तब पता चलेगा। वही दिव्यानंद जी, आपसे ये सवाल है कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आम आदमी पार्टी का क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है कि आम आदमी पार्टी का ग्वालियर में कोई जिक्र है? जी, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का थोड़ा बहुत जिक्र था, वहीं जैसे लोकसभा चुनाव आया है तो आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से कोई जिक्र है ही नहीं है। ना तो उन्होंने अपना कोई प्रत्याशी घोषित किया है। जब उनके नेताओं से जब पूछा कि आम आदमी पार्टी इस बार मध्य प्रदेश में क्या कुछ चुनाव लड़ने जा रही है, तो उनका यही कहना था कि आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव बिल्कुल नहीं लड़ेगी और जो पंजाब और दिल्ली में सरकार है वहीं तक आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। जी वही अगला सवाल मेरा दुर्गेश जी से। दुर्गेश जी, लगातार ईडी विपक्ष के नेताओं पर कार्रवाई कर रही है, लेकिन वहीं बीजेपी का कहना है कि जो जैसा भ्रष्टाचार करेगा मोदी की गारंटी उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। बीजेपी पे सवाल खड़े होते हैं, बीजेपी अपने जो एजेंसियां उनका दुरुपयोग कर रही है। इसी बीच एक संजय सिंह का बयान आया था कि जो सरकारी गवाह है केजरीवाल के केस में वो पूछताछ के लिए नहीं गया, सिर्फ झूठ, बीजेपी भ्रम फैला रही। इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति इस वक्त चरम सीमा पर है। 2024 के चुनावों को ऐसे विपक्ष द्वारा पेश किया जा रहा है कि इस बार अगर नरेंद्र मोदी जीत जाते हैं तो दोबारा भारत में कभी चुनाव ही नहीं हो। दूसरी तरफ जो ईडी सीबीआई की आपने बात की है,
जब भी सरकारी एजेंसियां काम करती हैं, विपक्ष पर कार्यवाही करती हैं, तो सबसे पहला आरोप यही लगता है कि विपक्ष को दबाने की, कुचलने की प्रयास जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा किया जा रहा है। मैं आपको 10 साल पीछे लेके जाना चाहता हूं कि जब मनमोहन सिंह 2.0 सरकार थी, तब उत्तर प्रदेश में जो है मायावती और अखिलेश यादव के पास काफी सीटें थी मेंबर पार्लियामेंट की, सांसदों की। तो दोनों को डरा कर, धमका कर दोनों का बाहर से समर्थन लिया गया, जबकि दोनों एक दूसरे के कट्टर विरोधी पार्टियां थी। और मनमोहन सिंह की जो 2.0 सरकार है, इन दोनों पार्टियों के सिर पर उसने अपना कार्यकाल पूरा किया। तब भी ये हवा उठती थी, तब भी ये बातें उठती थी कि सीबीआई जो है मनमोहन सिंह सरकार का तोता है, सीबीआई जिसके खिलाफ सरकार चाहती है उसके खिलाफ कार्यवाही करती है। तो ये जो एजेंसियां हैं, ये चलती तो सरकारों के इशारे से हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं। सरकार जिसके खिलाफ इसका इस्तेमाल करना चाहती है उसके खिलाफ इस्तेमाल करती है। अगर आपने कोई गलती नहीं की है, अगर आप सच्चे हैं, आपने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है, तब इन एजेंसियों से डरने की कोई बात नहीं। पर अगर आपने कुछ भी ऐसा किया है और सरकार अगर इन एजेंसियों के पीछे है, तो विरोधियों को दबाने के लिए अगर उनके पास पक्के सबूत हैं, तो डेफिनेटली है कि सरकार और पार्टी जो सत्ता शासित है, वो जी। अपोजिशन को दबाने का प्रयास करेगा ही करेगा। जी। वहीं मेरा सवाल ये, कांग्रेस लगातार जनसभाएं कर रही है, रैलियां संबोधित कर रही है, लेकिन कांग्रेस उत्तर के राज्यों को छोड़कर पूर्वोत्तर के राज्यों पर विशेष ध्यान दे रही है। कांग्रेस का पूरा ध्यान और फोकस पूरा पूर्वोत्तर पर, इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने के लिए बहुत प्रयास कर रही है। देखिए, राहुल गांधी जी ने न्याय यात्रा निकाली, उससे पहले भारत जोड़ो यात्रा निकाली है। तो राहुल गांधी हर कोशिश में लगे हुए हैं कि कांग्रेस पार्टी की जो छिनी हुई जमीन है उसे वापस कर जाए। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी के आपने देखा होगा कि बहुत अग्रेसिव होकर चुनाव प्रचार कर रही है। अब उनके जो टीवी पे विज्ञापन भी चल रहे हैं, उनमें भी वो अपने साथ हुए न्याय अन्याय का हिसाब मांग रही है। तो बहुत ही बढ़िया प्रचार करने की कोशिश में लगी। जब मणिपुर के केस में, तो उन्होंने जब बच्चियों का मामला आया वहां पे, जिन्हें नग्न हालत में घुमाया गया, तो उसको लेकर भी कांग्रेस पार्टी बहुत आक्रामक हुई। तो उन्होंने उसको बहुत बड़ा मुद्दा बनाया हुआ है और पूर्वोत्तर में यह मुद्दा बहुत जोर शोर से आया भी जा रहा है, क्योंकि बेटियां सुरक्षित होने की बात की जा रही है, शक्ति की बात हो रही है। तो मणिपुर में जो हालात थे, तो उससे जो है सरकार की छवि को काफी ठेस पहुंची। तो जो विपक्ष है, कांग्रेस पार्टी ऐसे बनाने में लगी हुई है। वो चाहते हैं कि लोगों को ये मुद्दा, जैसे निर्भया कांड हुआ था दिल्ली में, उस मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी हाशिए पर चली। अब ऐसे जो मुद्दे हैं, कांग्रेस पार्टी भी इसको जाने नहीं देना चाहती, वो सरकार को घेरना चाहती है। और पूर्वोत्तर में जो उनकी जमीन थी, जो उनकी सीटें आती थी किसी समय में, कोशिश कर रहे हैं कि पूर्वोत्तर के लोगों को वापस कांग्रेस पार्टी के साथ जोड़ा जाए, जो विचारधारा है उसके साथ जोड़ा जाए। और हेलो जी जी, वही आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है दुर्गेश जी। वहीं दिव्यानंद जी, आप बताएं कि जो कांग्रेस है पूर्वोत्तर पर अपना फोकस कर रही है, क्या बीजेपी भी अब पूर्वोत्तर पर अपना रुख कर रही है? क्या कुछ इसको लेकर आप कहेंगे?
तरीके से पूर्वोत्तर राज्यों में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, उसी तरीके से बीजेपी अब कोशिश कर रही है कि पूर्वोत्तर राज्य को हड़पा जाए कांग्रेस से। और वहीं आपको बता दूं, जिस तरीके से अमित शाह ने मणिपुर में जो आम सभा की थी, तो यही कारण है कि पूर्वोत्तर राज्यों में बीजेपी पूरी तरीके से दम दिखाने में लगी हुई है और वो चाहती है कि पूर्वोत्तर के जितने भी राज्य हैं, उन सब राज्यों में अपनी लोकसभा सीट में जीत दर्ज की जाए लोकसभा चुनाव के अंदर। जी वह दुर्गेश जी, मेरा ये सवाल है कि बीजेपी के दिव्यानंद जी, बीजेपी जो है मणिपुर, जैसे दुर्गेश जी ने मणिपुर हिंसा का जिक्र किया है, तो बीजेपी ने मणिपुर हिंसा का कभी भी जिक्र नहीं किया। उन्होंने सिर्फ संवेदनाएं व्यक्त की जो हिंसा हो रही थी। क्या बीजेपी मणिपुर हिंसा में जो अधिकार की बात कर रही है, आदिवासियों के सम्मान के अधिकार की बात कर रही है, इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? जी, मैं आपको बता दूं, जैसे जिस तरीके से मणिपुर में जो हिंसा हुई थी महिलाओं को लेकर, और उसके बाद बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी नेता या कोई भी मंत्री या कोई बीजेपी का वहां नहीं पहुंचा था, सिर्फ संवेदनाएं व्यक्त की थी। जैसे ही चुनाव 2024 लोकसभा चुनाव नजदीक आया, वैसे बीजेपी वहां आम सभा करने के लिए तैयार हो गई है। तो मैं आपको यही बता दूं कि चुनाव के टाइम पे आदिवासी याद आते हैं, चुनाव के टाइम पे जो महिलाएं हैं वो याद आती हैं। तो चुनाव के टाइम पर ही सब कुछ ही होता है, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, चुनाव के टाइम पे वोटरों को लुभावने की कोशिश की जाती है। असल मुद्दे जो होते हैं उनसे मुद्दों से भटकाने की कोशिश की जाती है। जी वही मेरा सवाल दुर्गेश जी से। दुर्गेश जी, गृह मंत्री अमित शाह आज मणिपुर पहुंचे, वहां पर रैली को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि आदिवासियों के सम्मान के लिए मोदी सरकार है, और ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन जब मणिपुर हिंसा हुई थी तब बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अपना अपना पल्ला झाड़े थे। कांग्रेस तो वहां पर गई थी, राहुल गांधी वहां गए थे, घटनाक्रम पर मौजूद रहे थे, वहां के लोगों से बात करी थी, लेकिन कांग्रेस ने इस मुद्दे को इस तरह से नहीं उठाया जिस तरह उसको उठाना चाहिए। वहीं बीजेपी सिर्फ चुनावी रैली के लिए पहुंची है अगरतला, इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जो आज अमित शाह की पूर्वोत्तर के राज्यों में जो रैली हुई है वो अपने आप में रिमार्केबल है, क्योंकि अमित शाह हमेशा ये चाहते हैं कि पूर्व से लेकर पश्चिम, उत्तर से लेकर दक्षिण तक भारतीय जनता पार्टी का जो परचम लहरा सके। उत्तर पूर्व में वो इसे फतेह करने में कामयाब भी हुए हैं, और अब आपने देखा होगा कि पूरी भारतीय जनता पार्टी का जो जोर है वो दक्षिण के राज्यों की तरफ लगा हुआ है। तो उत्तर पूर्व को भी जो है भारतीय जनता पार्टी भूलना नहीं चाहती है, छोड़ना नहीं चाहती है, चाहे वहां कम सीटें हैं, पर जो वहां की स्टेट्स हैं उन पर भी अपना एकाधिकार बना के रखना चाहती है। तो अमित शाह को मॉडर्न राजनीति का चाणक्य भी कहा जाता है। एक हर तरह का मुद्दा कब कैसे उठाना है, कब किस मोहरे को अच्छे ढंग से फिट करना है, ये उनको अच्छे तरीके से आता है। जैसे आपने बात की कि मणिपुर में जो घटनाएं हुई थी, हिंसा हुई थी, तो वहां लगभग 40-45 दिन तो इंटरनेट ही बंद रहा। जब इंटरनेट की सेवाएं चालू की गई, तब उसके बाद जो मुद्दे बाहर निकल के आए। तो मैं अक्सर अपनी बातों में हमेशा कहता हूं कि जो कांग्रेस पार्टी है उसे विपक्ष का एक्सपीरियंस नहीं है। वो ज्यादातर देश की आजादी के बाद सत्ताधार पार्टी के रूप में उन्होंने राज किया है, इसलिए उनको विपक्ष का बिल्कुल अनुभव नहीं है। विपक्ष के रूप में कैसे उन्होंने मुद्दे उठाने हैं, कैसे जनता को अपने साथ लगाना है, इस बात का उन्हें अनुभव नहीं है। और इतने बड़े बड़े मुद्दे आए हैं बीच में, तो कांग्रेस पार्टी है उन्हें प्रॉपर तरीके से उठाने में नाकाबिल साबित हुई है। और मणिपुर जैसा मुद्दा जहां महिलाओं के अस्मत से खिलवाड़ किया गया हो, इतना बड़ा मुद्दा कांग्रेस पार्टी उसे अच्छे से भुना नहीं सकी है। और एक मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के हाथ लगा था, निर्भया कांड का, तो देखिए पूरे देश में कैंडल मार्च हुआ, कैसे कैसे उन्होंने विपक्ष ने जो अपना रोल प्ले किया और सरकार को धड़ाम से गिरा दिया 2014 के इलेक्शन में। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को विपक्ष की भूमिका की ट्रेनिंग किसी ऐसे संस्था से लेनी चाहिए जो उनको अच्छे से सिखा सके कि विपक्ष की भूमिका कैसे अदा की जाती है। जी वहीं जयराम रमेश का बयान एक सामने आया है कि उन्होंने कहा कि
पूर्वोत्तर में कांग्रेस बहुत मजबूत है। कांग्रेस की जो पार्टी है पूर्वोत्तर में मतदान मतलब विजय होगी, और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो अन्य राज्यों में अगर प्रचार करने जाते हैं वो, तो उनकी बाधाएं आज सामने आती हैं। क्या बीजेपी कांग्रेस से डरी हुई है? एक तरफ देखा जाए कि इंडिया गठबंधन के लोग, आधे लोग तो जेल में हैं और भ्रष्टाचार के आरोप पर लगे हुए हैं। क्या वाकई में पूर्वोत्तर में कांग्रेस मजबूत है? देखिए, कांग्रेस पार्टी मैंने पहले भी बताया कि अपनी खोई हुई जमीन तलाश करने में लगी हुई। कांग्रेस पार्टी को लगता है कि मणिपुर जैसी जो घटना हुई है, इससे भारतीय जनता पार्टी का कद पूर्वोत्तर में काफी गिरा है। तो उसको यही लगता है कि पूर्वोत्तर में जो लोग हैं वो कांग्रेस पार्टी को याद करने लगे हैं और वापस जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ रुख करेंगे। देखिए, ये तो आने वाला चुनाव ही बताएगा कि कांग्रेस पार्टी को वहां से कितनी सीटें मिलती है, कितना मजबूत है। देखिए, पक्ष हो या विपक्ष हो, वो अपने अपने दावे करता रहता है। अब जयराम रमेश का ये दावा, अब इलेक्शन के दरमियान ऐसे दावे नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? उनका तो कहना है कि पंजाब में भी वो 13 सीटें जीतेंगे जो कांग्रेस पार्टी है। हरियाणा में वो कहते हैं कि 7 से ज्यादा सीटें हम जीतेंगे। तो बहुत बड़े बड़े दावे जो हैं कांग्रेस पार्टी के द्वारा किए गए हैं। पर मैं आपको एक बात बता दूं कि कांग्रेस पार्टी ने देश में जितने सांसद सदस्य हैं वाली संसद है 543, उससे आधे उम्मीदवार भी देश में खड़े नहीं किए हैं। अगर कांग्रेस पार्टी को लगता कि उनकी जमीन उनको वापस मिल रही है तो अपने पूरे देश में अपने उम्मीदवार खड़े करते। तो अलग अलग जो क्षेत्रीय दल हैं उनके सहारे इंडिया गठबंधन कर INDIA गठबंधन कर उनके सहारे चुनाव लड़ने का प्रयास किया जा रहा है। बिहार में अगर बात करूं तो लालू प्रसाद यादव जो हैं उनको प्रॉपर सीटें देने में आनाकानी कर रहे हैं। महाराष्ट्र की बात करूं तो शिवसेना के साथ उनकी नहीं जम रही। तो बहुत बड़े बड़े जो नेता हैं महाराष्ट्र के, वो भारतीय जनता पार्टी का दामन पकड़ चुके हैं। तो ऐसे ही अगर मैं बात करूं पंजाब में, तो पंजाब में बड़े बड़े नेता जो हैं इनको छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम चुके हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का विजन ही समझ नहीं आ रहा उनके नेताओं को। और जयराम रमेश बात कर रहे हैं कि उनकी हवा चल रही है, ये अपने आप में एक अर्थकथनी ही होगी। वहीं बीजेपी कह रही है कि जो इंडिया गठबंधन है वहाँ के जो नेता बीजेपी के इंडिया गठबंधन के नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, और एक तरफ कांग्रेस कह रही है उनका गढ़ मजबूत हो रहा है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि बीजेपी का जो खेमा है वो मजबूत हो रहा है और कांग्रेस या इंडिया गठबंधन पूरी तरह से मजबूत दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसका लोकसभा चुनाव में क्या कुछ असर देखने को मिलेगा? देखिए, लोकसभा चुनाव जो है वो भारतीय जनता पार्टी एक जंग की तरह लड़ रही है जी। और जैसे अगर मैं बात करूं कि यूक्रेन और रशिया युद्ध की बात है, तो यूक्रेन जो जंग लड़ रहा है वो नाटो नेशन के हथियारों के दम पर लड़ रहा है और रशिया अपने दम पर जो है वहां जंग लड़ रहा है जी। तो इसी प्रकार जो है कांग्रेस पार्टी है वो INDA गठबंधन के दम पर चुनाव लड़ने का प्रयास कर रही है, और जबकि भारतीय जनता पार्टी अपने सशक्त दल है और दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन चुकी है। तो भारतीय का जो थिंक टैंक है ना, वो आज से 10 साल आगे की बात सोचते हैं, 20 साल आगे की बात सोचते हैं, उसकी प्लानिंग करके चलते हैं। और जो कांग्रेस पार्टी है उनका कोई थिंक टैंक नहीं है, अब उनकी कोई विचारधारा भी नहीं बची है। केंद्र में सेंटर में बात तो वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और पंजाब में आप तो देखिए अब उनकी जो विचारधारा है, दिल्ली से निकल के आते हैं तो पंजाब में आते ही उनकी विचारधारा बदल जाती है। तो कैसे एक साथ चलेंगे? अंबाला क्रॉस करते ही मुख्यमंत्री भगवंत मान जो है कांग्रेस पार्टी की तारीफ करते हैं और जैसे ही पंजाब में एंटर होते हैं तो उसके खिलाफ जो है आवाज उठानी शुरू कर देते हैं। देखिए उनके कैसे मीम्स बनेंगे, कैसे रील्स बनेंगे। जैसे ही दिल्ली पहुंचते हैं तो उनको सोनिया गांधी की तारीफ होती है और पंजाब आते ही पंजाब कांग्रेसी नेताओं के खिलाफ जमकर भड़ास निकालते हैं। तो जब तक गठबंधन पूरे देश में नहीं होगा, एक मिनिमम एजेंडा उनका नहीं बनेगा, मिनिमम
प्रोग्राम नहीं बनेगा तब तक ऐसे गठबंधन का कोई फायदा नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत दल है, उसका सामना करने के लिए एक बहुत बड़ी रणनीति की आवश्यकता है। मैं वही अगला सवाल ये करूंगी कि कांग्रेस के जो पूर्व मंत्री या फिर दिग्गज नेता हैं वो लगातार मुश्किलों के घेरे में आ रहे हैं। वहीं बात करूं छिंदवाड़ा से पूर्व सांसद रह चुके कमलनाथ की, तो कमलनाथ के घर पर पुलिस पहुंची है, पीए के खिलाफ शिकायत की गई थी। भाजपा प्रत्याशी के शिकायत दर्ज करवाई थी। इस पर दिव्यानंद अर्गल क्या कहेंगे आप? जी, मैं आपको बता दूं जिस तरीके से कांग्रेस फंसती जा रही है लगातार लोकसभा चुनाव में, वैसे ही आज मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के घर पे आज उनके बंगले पे पुलिस पहुंची है और उनके खिलाफ उनके पीए के खिलाफ, आर के मिगलानी के खिलाफ और एक पत्रकार के खिलाफ केस दर्ज कराया। वहां के भाजपा लोकसभा प्रत्याशी विवेक बंटी साहू ने, उन्होंने कहा है उस केस उसमें जो दर्ज कराई शिकायत, उसमें कहा है कि जो एक अश्लील वीडियो वायरल करने की वो धमकी दे रहे हैं, जिसको लेकर पुलिस किसी पूछताछ करने के लिए पहुंची है। तो उनके जो करीबी माने जाते हैं, उन्होंने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए पुलिस ने उनको नोटिस थमा दिया और वहीं पत्रकार से पूछताछ की जा रही है। जी वही क्या बंटी साहू ने जो इन पर आरोप लगाए हैं, क्या पूरी तरह से सही आरोप है? और इसका क्या बंटी साहू यानी कि भाजपा कांग्रेस से डर गई है, जिसके चलते ये आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं जिस तरीके से छिंदवाड़ा कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, लगभग उनके जो नकुलनाथ जी हैं, उनके पुत्र नकुलनाथ जी हैं, वो वहां से सांसद रह चुके हैं, पिछले कई सालों से वहां कांग्रेस का गढ़ बना हुआ है। तो जिसको लेकर विवेक बंटी साहू ने आरोप लगाया है उनके ऊपर। ये तो जांच का विषय है, पुलिस जांच कर रही है कि ये आरोप सही है या गलत है, जिसको लेकर लेकिन कहीं ना कहीं ये चुनाव के समय पे ही ऐसी वीडियोस और ऐसी बातें निकल के सामने आती हैं, जिसको लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार चुनाव के समय पे जारी रहता है। जी तो क्या बीजेपी की ओर से जो बीजेपी के प्रत्याशी ने जो आरोप लगाए हैं, फर्जी वीडियो वायरल करने का जो आरोप लगाया है, जो उनके पीए हैं उनके ऊपर किस प्रकार से प्रशासन कार्रवाई कर रही है इसको लेकर, और कब तक अपनी रिपोर्ट सौंपेगी? जी, मैं आपको बता दूं कि उनके जो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के जो सचिव हैं, उनके आर के मिगलानी, उनके घर पे पुलिस पहुंची थी, जहां उन्होंने पुलिस से मिलने से इनकार कर दिया और उन्हें स्वास्थ्य का हवाला देते हुए वो उनसे पुलिस से नहीं मिले और पुलिस ने उनको नोटिस थमाकर उनसे जवाब मांगने की कोशिश की थी। उन्होंने उनसे जवाब मांगा है और वहीं एक पत्रकार भी उनके साथ हैं, जिन पे भी आरोप लगाया है कि उन्होंने भी ये फर्जी वीडियो वायरल करने की धमकी दी है। तो जिसको लेकर अभी पत्रकार से पूछताछ की जा रही है, अभी पुख्ता जानकारी पुलिस की तरफ से सामने नहीं आई है। जी तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिव्यानंद जी। बता दें कि कांग्रेस की बड़ी मुश्किलें, पूर्व सीएम कमलनाथ के बंगले पर पहुंची पुलिस, पीए के खिलाफ आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने की शिकायत पर एक्शन। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के छिंदवाड़ा वाले बंगले पर पुलिस पहुंच गई है। दरअसल कमलनाथ के पीए आर के मिगलानी के खिलाफ आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने का आरोप है बीजेपी उम्मीदवार बंटी साहू ने, जिसकी शिकायत पुलिस से की है, जिसके बाद पुलिस कमलनाथ के बंगले पर पहुंची। छिंदवाड़ा के शिकारपुर में कमलनाथ का बंगला है। पूर्व मुख्यमंत्री के बंगले पर ऐसे अचानक पुलिस टीम के पहुंचने से सनसनी मच गई है। दरअसल यहां से बीजेपी प्रत्याशी बंटी साहू ने आरोप लगाया है कि कमलनाथ की पीए आर के मिगलानी ने उनका आपत्तिजनक वीडियो वायरल किया था। इसकी शिकायत बंटी साहू ने पुलिस से भी की थी। इस मामले में पुलिस मिगलानी से पूछताछ के लिए कमलनाथ के बंगले पर पहुंची। बताया जा रहा है कि छिंदवाड़ा लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी विवेक बंटी साहू ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के पीए आर के मिगलानी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बंटी साहू ने अपनी शिकायत में कहा कि एक वीडियो वायरल करने के लिए 20 लाख रुपए का प्रलोभन दिया गया है। इस मामले में एक निजी टीवी चैनल का पत्रकार भी शामिल है। फिलहाल की वीआईपी विशेष में इतना ही। देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।